एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जिस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है न्यू बॉर्न मस्ट हैव्स। वैसे मुझे पहले से पता नहीं था कि क्या क्या चीज़ें होती है जो ज़रूरी होती है आफ्टर गिविंग बर्थ टू योर चाइल्ड। पहले से अगर मैंने ये सारे वीडियोस देख लिए होते तो शायद इट कुड हैव बीन हेल्पफुल टू मी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस बारे में मैं एक वीडियो बनाऊं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं बात करूंगी अबाउट क्लोथिंग। तो क्लोथिंग में आप बहुत सारे वनसीज ले सकते हैं, कुछ स्लीवलेस ले सकते हैं, कुछ फुल स्लीव ले सकते हैं, कुछ जिपर वाले ले सकते हैं जिसमें सामने में चेन हो ताकि बच्चे को पहनाने में इजी हो, हाफ स्लीव ले सकते हैं। तो मेरे पास कुछ कुछ ऑप्शंस है तो मैं वो आपको दिखाती हूँ। तो जैसे देखिए मैंने ऐसे कुछ स्लीवलेस लेके रखा हुआ था। इस टाइप के वनसीज जो है डिफरेंट वेरियस टाइप्स के मैंने लेके रखा हुआ था, कुछ इस तरीके की। ऐसे वाले जो वनसीज होते हैं तो इसमें यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम होता है कि अगर बेबी ने पॉटी कर लिया सपोज, तो फिर उसको इजीली ऊपर से आप इस तरीके से खोल सकते हैं। तो ये मैं प्रोसेस आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत हेल्पफुल है। इसीलिए इस टाइप के कुछ कुछ वनसीज अगर आप रखेंगे तो इट्स गोना बी रियली रियली हेल्पफुल। आगे बात करते हैं कुछ पैंट्स रखिए, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के पैंट्स। जैसे कि कुछ मैं ऐसे पैंट्स रखती हूँ जो कि इस टाइप के विथ सॉक्स आते हैं। तो ये थोड़ा बड़ा है, वैसे आपके तो छोटे छोटे होंगे। तो फिलहाल वो छोटे वाले कपड़े तो मैंने किसी को दे दिए हैं तो वो नहीं है मेरे पास। तो इस टाइप के कुछ है मेरे पास। और भी कुछ मैं ऐसे क्यूट क्यूट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रखती थी। ये पहना के मुझे तो लगता था शॉय एकदम वाटरमेलन जैसा लग रहा है, समथिंग लाइक दिस। और भी कुछ वनसीज है इस टाइप की मैं यूज करती थी। तो बेसिकली आप वेरियस टाइप्स के कपड़े रखिए जिसमें हवा अच्छे से उसको आ पाए। और या जिस तरीके से टेम्परेचर है उस तरफ से आप उसके कपड़े बदल दीजिए। और ऐसा टाइप का लीजिए ताकि पास में यहाँ पे बटन्स हो, तो वो बटन सिस्टम होने से इजीली उसको अंदर पहना सकते हैं या खोल सकते हैं। बेसिकली बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा भी उसको इधर उधर नहीं कर सकते बिकॉज बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। हमें डर भी लगता है कि हम लोग उसको किस तरीके से हैंडल करें। कि आप कुछ कार्डिगन्स रख सकते हैं, मैं दिखाती हूँ मैं आपको। इस टाइप के कुछ कार्डिगन्स अगर विंटर का टाइम है आप यूज कर सकते हैं। आप देखिए मैं हमेशा ऐसे बटन सिस्टम साइड में है ऐसा रखती थी ताकि बच्चे का हेड जो है वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसको अंदर पहनाने में इजी होता है। तो समथिंग लाइक दिस आई विल रिकमेंड यू। तो फिर ये है। और भी मैं आपको बोलूंगी कि आप ऐसे कुछ वार्मर्स लेके रख सकते हैं। अगर बहुत ठंडे का टाइम है तो फिर आप इस वार्मर्स को आप यूज कर। ऐसे मेरे पास टॉप और पैंट इस टाइप का है तो इस तरीके से आप कुछ वार्मर्स यूज कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेरियस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले से अगर आप लेके ये रखें उसके बाद उसको वॉश कर ले, और वॉश करने के बाद एक बड़ा सा बकेट में थोड़ा सा 2 या 3 डेटॉल का ड्रॉप डाल के उसको वॉश करके सन ड्राई करके ये सब अच्छे से रख देना इज अ गुड आइडिया। क्योंकि फिर जब बेबी हो जाता है फिर एकदम टाइम ही नहीं मिलता है कि ये सब हम लोग जाके बाजार में खरीदे। जनरली बोला जाता है कि बच्चे होने से पहले चीजें को लेके रखना इज नॉट अ गुड आइडिया, बट आई थिंक दिस इज अ मिथ। अगर आप ऐसे रखते हैं तो फिर आपकी लाइफ थोड़ी सी और ज्यादा ईजी हो जाती है। एटलीस्ट मेरे केस में तो यही हुआ है। इसके आगे हम लोग बात करते हैं और क्या क्या चीजें होती है। तो हो गया क्लोथिंग। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूंगी ऐसे कुछ टॉवल्स, बेबी टॉवल्स जो है ये इस टाइप के कुछ सॉफ्ट बेबी टॉवल्स आप रख सकते हैं जो कि बेबी को कोई मतलब नहलाने के लिए या कोई भी चीज के लिए मतलब आपको टॉवल्स की तो जरूरत पड़ेगी ही। इसके अलावा आपको जो लगेगा वो है ये स्पिट अप क्लोथ्स। तो बेसिकली आजकल तो बहुत मार्केट में फैंसी स्पिट अप क्लोथ्स मिल जाते हैं, लेकिन आपके पास अगर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस टाइप के जो छोटे छोटे हैंड टॉवल्स होते हैं आप उसको इस तरफ से अपने यहाँ पे रखिए। और फिर जब बेबी को दूध पिला लिया फिर उसको बर्प कराने के लिए आप उसको इस तरफ से रख रहे हैं तो वो अगर कोई स्पिट अप करता है तो आपके कपड़ों पे नहीं गिरेगा, डायरेक्टली यहाँ पे हो मतलब कि ये हैंड टॉवल में गिरेगा। तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से। इसके अलावा आप सॉक्स, मिटन्स, कैप्स जैसे जैसे आपको जरूरत पड़े कुछ कुछ लेके रखना इज अ गुड आइडिया। क्योंकि अगर विंटर का टाइम में बेबी आपका बर्थ लिया है तो ऑब्वियसली ये सब की चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। वैसे मेरे केस में कैप्स मुझे बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं हुए थे क्योंकि शॉय क्या करता था हाथ को मतलब कि हिला के वो सब करके कैप्स को मुंह की तरफ मतलब मुंह के यहाँ तक लेके आ जाता था।
तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता था कैप्स को उसको पहनाना। तो ओवर टाइम मैंने ये उसको कैप्स पहनाना बंद कर दिया था। मैं कुछ कपड़े वगैरह साइड में स्टफ करके रखती थी, तो इसके लिए मेरे लिए कैप्स थोड़ा सा मतलब कि यूजफुल नहीं था ऑनेस्टली। फिर बात करते हैं कुछ ब्लैंकेट के बारे में। आप कोई भी सॉफ्ट बेबी ब्लैंकेट एक लेके रख सकते हैं। तो कभी भी अगर आपको लगे कि बेबी को ठंड लग रही है तो आप वो ब्लैंकेट उसको दे सकते हैं। जनरली बेबी छोटा होता है, ब्लैंकेट्स लेके बहुत ज्यादा फाइट तो हालांकि उतने छोटे एज में वो नहीं करता है, तो आप ये ले सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जहाँ पे हम लोग टॉयलेटरीज के बारे में बात करेंगे। तो क्या क्या टॉयलेटरीज जो है वो हमें जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से रखती हूँ टॉयलेटरीज, जहाँ पे मैं सब कुछ अंदर एक साथ रखती हूँ। तो जिसमें उसकी ऑयल हो गई है, फिर ये शैम्पू है, ये एक बॉडी मिल्क है, उसके लिए एक पाउडर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो और फिर ये फेस का कोई क्रीम है, और कुछ एक छोटा सा कोम है, ऑयल है, बॉडी वॉश है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो है। तो जैसे यहाँ पे क्रीम है, सब गिर गया है, ये क्रीम है, ये मैं यूज़ करती हूँ उसके लिए। और ये फ्रेगरेंस फ्री ऑयल है। तो सारे जो उसके प्रोडक्ट्स हैं मोस्टली सब फ्रेगरेंस फ्री है। तो आप बेबी के लिए कोई भी माइल्ड शैम्पू खरीद सकते हैं। बेसिकली नो मोर टीयर्स वाले जो शैम्पू होते हैं वो आप एक माइल्ड सा कोई भी शैम्पू डॉक्टर से पूछ के आप एक बेबी के लिए ले लीजिए। इसके अलावा आप एक अच्छा बॉडी वॉश लीजिए या बॉडी सोप लीजिए जो आप बेबी को नहलाने के वक्त यूज़ करेंगे। और फिर कोई अच्छा ऑयल, ऑब्वियसली मैं ऑयल यूज़ करती थी, ऑलिव ऑयल यूज़ करती थी मैं। मेरे डॉक्टर ने मुझे कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल यूज़ करने के लिए बोला था, तो मैं वही यूज़ करती थी। बीच में मेरी मम्मी ने एक बार बोला कि नहीं, टर्मरिक ऑयल से मैं करती हूँ, जिसको हम लोग सरसों का तेल बोलते हैं। वैसे तो बहुत सारे बेबी को सूट कर जाती है, लेकिन मेरे बेबी को बहुत बुरी तरीके से एलर्जी हो गया था और पूरा स्किन एकदम वाइट पैचेस टाइप का पड़ गया था। तो उसके लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे। तो मैं बिल्कुल भी टर्मरिक ऑयल एकदम रिकमेंड नहीं करूँगी। तो आप कोई भी ऑलिव ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर बेबी के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कुछ अच्छा बेबी क्रीम ले लीजिए, मॉइस्चराइज़र, क्योंकि बेबी का स्किन मतलब अच्छे से मॉइस्चराइज रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप एक अच्छा बेबी मॉइस्चराइज़र लेके रख सकते हैं। इसके अलावा मैं बोलूँगी एक छोटा सा कोम रखिए, जैसे कि मैं लेती हूँ इस तरीके से मैं कोम रखती हूँ, जो मैं शॉय के लिए यूज़ करती हूँ। बिल्कुल एकदम ऐसा छोटा सा। एक नेल कटर मैं रखती हूँ, ये बहुत ज़रूरत है, बिकॉज नेल कटर्स आपको हर 2-3 दिन में लगेंगे, क्योंकि बेबी का नेल्स बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। तो एक अच्छा नेल कटर सिर्फ बेबी के लिए वो आप बिल्कुल रखिए। अब बात करते हैं कि डायपर्स कौन सा लेंगे। आप मार्केट में जाइए, देखिए कोई भी डायपर्स जो थोड़े से प्रीमियम क्वालिटी के हो वैसे आप कुछ ले सकते हैं। वैसे डायपर्स 2 तरह के होते हैं, एक पैंट्स टाइप के जो कि कुछ इस तरीके के होते हैं। तो ये इस तरीके से आप पहना सकते हैं बेबी को। लेकिन हाँ, मैं कुछ इस तरीके की यूज़ करती हूँ जो आप स्टिक कर सकते हैं। तो उठा के ऊपर से आप खुद से लगा सकते हैं। तो आप उसको खोल के चेक भी कर सकते हैं, कभी भी पॉटी किया है या कुछ भी किया है तो आप एक अच्छा डायपर का सेट खरीद के अपने घर में स्टोर करके पहले से रख सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वेट वाइप्स। इस तरीके के वेट वाइप्स मैं रखती हूँ, ताकि कोई भी चीज़ों में कुछ भी लग जाता है या फिर बेबी को चेंज कराना हो तो बेबी को बिना डिस्टर्ब किए उसको किस तरीके से क्लीन करें, तो वो हम इसी से कर सकते हैं बेसिकली। तो हर बार उसको बाथरूम में ले जाके उसको धो तो नहीं सकते हैं, तो इट्स अ गुड आइडिया टू हैव अ गुड नंबर ऑफ वेट वाइप्स घर पे। फिर मैं बात करूँगी कि कुछ ईयरबड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के। तो ये रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत टाइम बेबी के कान में तो आप ये घुसा नहीं सकते, लेकिन हाँ बेबी के कान के जो डर्ट होते हैं वो बाहर ऑलमोस्ट निकल के आ जाते हैं। तो अब ये वेट वाइप सब अच्छे से वो क्लीन कर सकते हैं। तो हैविंग अ बंच ऑफ ईयरबड्स इज हैंडी। मैं बहुत ज़्यादा जो रखती थी वो है सैनिटाइज़र। वो मैं हमेशा बेबी के हेड के पास एक बॉक्स रखती थी, वहाँ पे मैं अपना सैनिटाइज़र रखती थी। सैनिटाइज़र क्यों इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज कभी भी मैं बाहर कोई काम कर रही हूँ तो उसके बाद मैं तुरंत आके बेबी को चेंज करूँगी या कुछ भी करूँगी, तो जनरली मैं प्रेफर करती थी, क्योंकि वो बहुत छोटा था, न्यूबॉर्न था,
तो मैं हाथ वॉश करने के बाद, अच्छे से सैनिटाइज करने के बाद फिर मैं बेबी को पकड़ती थी। और घर में मैंने ये रूल्स बिल्कुल सेट कर दिया था कि कोई भी शॉय को पकड़े उसके पहले हाथ वॉश करे और उसके बाद हाथ को सैनिटाइज करे, उसके बाद ही उसको टच करे। वैसे अभी कोरोना का टाइम है तो अभी तो सब कोई सैनिटाइजर यूज़ करने लगे हैं, लेकिन मैं ये चीज़ बहुत पहले से करती थी क्योंकि मैं आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव मदर हूँ इस वजह से। तो हैविंग अ सैनिटाइजर इज़ अ गुड आइडिया। वैसे डायपर चेंज करने के टाइम मैं इस टाइप का एक बॉक्स हमेशा उसके लिए रखती थी, शॉय के लिए रखती थी। तो इसमें मैं कुछ डायपर्स हमेशा रखती थी, हैंडी उसके अंदर रखती थी, और फिर एक वेट टिश्यू एज यूजुअल, वेट वाइप्स जो है वो मैं हमेशा रखती थी इसके अंदर, और फिर एक लोशन हमेशा रखती थी। कभी कभी मैं यूज़ करती थी इसको, और कोकोनट ऑयल ये कभी कभी मैं बेबी के बम पे यूज़ करती थी। इसके बारे में मैं कभी बाद में आपको वीडियो करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं उसका चेंज करती हूँ और क्या क्या चीज़ें फॉलो करती हूँ। और पाउडर, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं बहुत यूज़ करती थी। तो मैं इस तरह से रख देती हूँ कहीं पर पास में, तो कभी भी मुझे डायपर चेंज करना होता है तो मैं ऐसे डायपर स्टेशन को ले जाती हूँ और ईजिली चेंज कर लेती हूँ। तो मेरे पास सब कुछ हैंडी होता है, तो मैं इस तरीके से बॉक्स में रख के हमेशा इसको रेडी रखती हूँ। और मैं इसी के अंदर ये भी रखती हूँ, ये बहुत मेरे को हेल्प हुआ है इससे, ये है पैसिफायर्स। तो बेसिकली पैसिफायर्स बहुत सारे डॉक्टर्स मना करते हैं इंडिया में कि पैसिफायर्स मत यूज़ करो। वैसे इसके रीजंस भी है क्योंकि इंडिया में हम लोग हाइजीनिकली उसको डील नहीं करते हैं, मतलब जो पैसिफायर होते हैं उसको बेसिकली पैसिफायर बेबी के मुंह में देने से पहले अच्छे से वॉश करना इंपॉर्टेंट होता है और उसे स्टेरिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एटलीस्ट दिन में 5 से 6 बार तो मैं स्टेरिलाइज करती थी। स्टेरिलाइजिंग के प्रोसेस में आपको कोई और वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से आप उसको स्टेरिलाइज कर सकते हैं। पैसिफायर्स यूज करना इज अ गुड आइडिया, क्योंकि मैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर थी, लेकिन कभी कभी मुझे मन नहीं करता था कि मैं उसको ब्रेस्ट फीड करूँ, और मुझे पता होता था कि बेबी अभी फुल है, स्टमक उसका फुल है, वो सिर्फ उसको सकिंग रिफ्लेक्स हो रहा है, इस वजह से वो सक करने के लिए वो रो रहा है, तो मैं ये पैसिफायर उसको दे देती थी। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, पैसिफायर मैंने जब बिगिनिंग में उसको दिया था उसने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था, उसको मुझे प्रैक्टिस करानी पड़ी थी, तो 2 से 3 हफ्ता लगा मुझे ये प्रैक्टिस कराने में। तो कोई भी चीज़ आप इजीली तो लेता नहीं है, तो मैं उसको देती थी, फिर थोड़ी देर में वो मुंह से फेंक देता था, फिर से मैं उसको देती थी, ऐसे करके कुछ टाइम में मैं उसके साथ प्रैक्टिस करती थी। करते करते एक टाइम आया कि जब वो पैसिफायर लेके काम होने लगा, तो मैं ये यूज़ करती हूँ और बहुत ही अच्छे से साफ करके और इसको बॉक्स में बिल्कुल अच्छी तरीके से रखती हूँ। तो कीपिंग अ पैसिफायर इज़ अ गुड आइडिया। इसके साथ मैं आपको बता दूं, एक अच्छा लॉन्ड्री डिटर्जेंट होना बहुत नेसेसरी है बेबी के लिए। माइल्ड कोई भी जो लॉन्ड्री डिटर्जेंट होता है या फिर लिक्विड डिटर्जेंट होता है, वैसा आप एक परचेज करके रख सकते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होता है बेबी के कपड़ों वॉश करने के लिए। और एक चीज़ जो आप ले सकते हैं वो है एक बड़ा सा इन्फेंट टब। तो वो क्या होता है, उसमें आप बेबी को रख के अच्छे से उसको बाथ दे सकते हैं जब भी आपको बाथ देने का मन हो। जनरली न्यूबॉर्न्स को रेगुलर नहाना ज़रूरत नहीं होता है, बट आई डोंट नो, मेरी मम्मी बहुत प्रेफर करती थी कि मैं उसे रेगुलर नहाने लाऊं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उसे नहलाती थी। तो वो एक टब जो है वो आप बिल्कुल रखिए घर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इट्स वेरी हेल्पफुल। तो और मैं उसे साफ करके अच्छे से धो के हमेशा अच्छे से रखती थी। अब आते हैं फूड सेक्शन में। फूड सेक्शन में मैं पहले ही बताना चाहूँगी कि मैं फार्मूला उसको फीड कराती थी बिसाइड्स माई ब्रेस्ट मिल्क, तो एकदम बिगिनिंग में। और उसके बाद जब उसका 7.5-8 महीना हो गया, फिर से मैंने फार्मूला हैबिट करवाया बेसिकली। तो मैं इसके लिए फार्मूला पहले से ली थी। इन द बिगिनिंग जब मुझे हॉस्पिटल में जब शॉय ने बर्थ लिया था, तब डॉक्टर ने मुझे बोला कि आई हैव टू गिव हिम दैट ब्रेस्ट मिल्क, और शॉय मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था, वो NICU में था। तो मुझे एक्चुअली लिटरली NICU में जाके एक पंप था, वहाँ पे ब्रेस्ट मिल्क निकाल के मैं उसे पंप करके उसके लिए दे के आती थी। तो इनिशियली कोलेस्ट्रम जो निकलता है और फिर वो बहुत क्वांटिटी में तो नहीं होता है, तो ओवर द टाइम आपका मिल्क सप्लाई बढ़ता है। तो उसके लिए भी मैंने बहुत सारे टेक्निक अप्लाई किए थे। ओवर द टाइम मेरे मिल्क सप्लाई बहुत बढ़ गए थे, समथिंग अबाउट 1 लीटर अ डे, एक दिन में मैं इतना प्रोड्यूस करती थी। तो उसके भी मैं वीडियो बना के आपको दे सकती हूँ अगर आपको इंटरेस्ट है तो इफ़ यू वांट दैट वीडियो ऑफ माइन कि कैसे मैंने अपने ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज किया था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
कि इफ़ आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दैट और नॉट। तो मैं क्या करती थी, इन द बिगिनिंग डॉक्टर ने मुझे बोला कि क्योंकि मुझे उतने सारे ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहे थे, तो उन लोगों ने फॉर्मूला भी उसको इंट्रोड्यूस कर दिया था बिसाइड्स माई कोलेस्ट्रॉम। तो वो भी देता था, और उसके साथ साथ क्योंकि मेरा बेबी बहुत डिमांडिंग था दूध के मामले में, ही वॉन्टेड फूड एट एनी कॉस्ट, तो उन लोगों ने कुछ सिमिलैक बोल के कोई एक फॉर्मूला था, मुझे याद है अभी भी, तो वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वहाँ पे। तो आई थिंक जार ऑफ फॉर्मूला इज इम्पोर्टेंट पहले से, क्योंकि अगर आपको अच्छे से ब्रेस्ट मिल्क ना आए तो फिर फॉर्मूला अगर आपके पास हैंडी हो तो फिर आप इजीली बेबी को दे सकते हैं। अब बात करते हैं जो मदर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है नर्सिंग पिलो। तो बेसिकली मैं क्या करती थी, वैसे आजकल मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फैंसी पिलोज तो आ जाते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था, तो मैंने क्या किया था, ऐसे एक नॉर्मल पिलो को मैं अपने गोद पे रखती थी। पहले तो मैं अपने बहुत अच्छे से कंफर्टेबली बैठती थी, और फिर इसको गोद में रख के, शॉय इतना सा छोटू सा था, तो उसको मैं ऐसे उसके ऊपर रखती थी, और उसके ऊपर रख के मैं उस तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग करती थी। तो आई थिंक एक पिलो अच्छा सा हैंडी रखना इंपॉर्टेंट है, तो एक नर्सिंग पिलो अपने लिए बिल्कुल रख लीजिए, और जितने सारे बाकी घर के तकिया है सब कुछ अपने बैक में लगा के रखने के लिए आप ले लीजिए। फिर आप कुछ निपल या ब्रेस्ट पैड्स रख सकते हैं, जो ऐसे गोल गोल टाइप के छोटे छोटे होते हैं। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो फिर आप लीक करते हो, दूध लीक करते हो, इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था दैट ब्रेस्ट फीडिंग इज क्वाइट अ चैलेंज। तो इसके साथ साथ आपको बिल्कुल रेडी होना है कि अगर आप लीक कर रहे हो तो हाउ डू यू हैंडल दैट मैटर। तो वो ब्रेस्ट पैड जो होते हैं वो आप ऑब्वियसली अपने ब्रा के अंदर आप लगा के अच्छे से पहन के रह सकते हैं, तो फिर आपके कपड़े अचानक से गीले नहीं हो जाएंगे। आपको टाइम टू टाइम ऑब्वियसली उसको चेंज करना पड़ेगा, तो दिस इज़ वन थिंग यू शुड डेफिनेटली गेट। तो मुझे ये बारे में बिल्कुल नहीं पता था, मुझे बहुत बाद में पता चला इसके बारे में, और जब मुझे पता चला इट वॉज वेरी हेल्पफुल। उसके पहले तक मैं गीले कपड़ों में मोस्टली घूमती थी, विच वॉज नॉट वेरी नाइस। फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगी, आपके पास डिफरेंट बेबी बॉटल्स हो। मेरे पास कुछ इस तरह के होते थे, वैसे मैंने वेरियस टाइप्स ऑफ बॉटल्स मैंने ट्राई कर लिया है, डिफरेंट वैरायटी मैंने ट्राई कर लिया है, लेकिन हाँ 2 बॉटल पहले से खरीद के रखना इज अ गुड आइडिया। अगर आपने अपना ब्रेस्ट मिल्क स्टोर करके रखा है तो कोई और अगर उसको पिला दे तो फिर उसके लिए आपको एक बॉटल्स की ज़रूरत होगी। ऑब्वियसली कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में मेहमान आते हैं, या फिर हम लोग बहुत ज़्यादा कोई काम पे लग गए या कुछ भी, और अगर हम लोग चाहते हैं बेबी को जो ब्रेस्ट मिल्क फीड करना हो तो कोई और कर दे, तो ऑब्वियसली कोई हेल्प मांग रहे हैं आप, तो उसके लिए आप अपने ब्रेस्ट मिल्क आप बॉटल में डाल के उसको दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली इसकी भी बहुत सारी प्रोसेस है, कैसे ब्रेस्ट मिल्क को थॉ करना होता है, फिर किस टेम्परेचर में ला के उसको देना होता है, और कैसे आप उसको गर्म करते हो। तो इसके बारे में भी अगर आपको जानना है इन डिटेल्स तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इसके बारे में भी आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी। इसके अलावा जो आपको एक चीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंटली इन्वेस्ट करना है वो है एक बॉटल स्टेरिलाइजर। अच्छा, बॉटल्स तो ऑब्वियसली अगर आपका बेबी फार्मूला पीता है तो आपको तो बॉटल्स की ज़रूरत होगी ही, और वैसे अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो ऑब्वियसली आपको बॉटल्स की ज़रूरत हो सकती है, बिकॉज समटाइम्स यू कैन फीड योर बेबी स्टोर्ड ब्रेस्ट मिल्क जो है आपकी, तो फीड कर सकते हैं खुद से भी, या फिर अगर आप कोई अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प लिए। तो अगर आपकी बेबी बॉटल्स में दूध पीता है तो फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ये, आई डोंट नो इफ यू कैन सी, तो ये है बॉटल स्टेरिलाइजर। तो ये हमारे बहुत हेल्प में आए, ठीक है। पहले मैं विदाउट स्टेरिलाइजर बेबी को बॉटल स्टेरिलाइज करके देती थी। वैसे ये पॉसिबल है कि आप विदाउट स्टेरिलाइजर भी बॉटल्स को स्टेरिलाइज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि जब बेबी एक बार दूध पी लिया फिर सेकेंड टाइम दूध पी लिया, तो आपको यू हैव टू रन अराउंड कि जल्दी वो आप बॉटल्स वॉश करें, उसके बाद आप उसको स्टेरिलाइज करें। स्टेरिलाइजिंग में एक टाइम लगता है, तो ऑब्वियसली इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो इसीलिए अगर आपके पास 5 से 6 बॉटल हो तो फिर एक स्टेरिलाइजर में आपका 5 बॉटल आ जाता है जनरली, तो 5 बॉटल आप उसमें डाल के आप उसको स्टेरिलाइज करने के लिए रख सकते हैं। और एक बार में आपका 5 बॉटल हो गया, एक साथ वॉश करके बॉटल में डाल दीजिए। तब तक आपके पास 2 बॉटल अगर रिजर्व में है जो आप फिर भी यूज़ कर सकते हैं, तो एक साथ आपका टाइम बहुत सेव हो सकता है। तो इन्वेस्टिंग इन अ गुड स्टेरिलाइजर इज मस्ट। और बॉटल्स में मैं रिकमेंड करूंगी, अगर आपका बेबी फार्मूला पीता है तो एटलीस्ट 6 to 7 बॉटल्स साथ में रखिए, ताकि 5 बॉटल्स जब तक स्टेरिलाइज हो रहा है 2 बॉटल्स आपके पास रिजर्व में हो, ताकि उसमें आप उसको दूध पिला सके जब तक आपका बॉटल्स वॉश होकर स्टेरिलाइज होकर आ रहा है।
तो एटलीस्ट आई डिड दैट, मैंने ये किया था, तो इसके लिए मेरा लाइफ थोड़ा सा ईजी हो गया था। और अगर आपका बेबी बॉटल फीड करता है तो ऑब्वियसली आपको हॉट वाटर ये एक अच्छा इलेक्ट्रिक केटल रख सकते हैं। तो मेरी इलेक्ट्रिक केटल कुछ इस तरह की होती थी, तो इसमें मैं पानी डाल के अच्छे से इसको दे देती थी। इन 2 to 3 मिनट्स मेरे पानी रेडी हो जाते थे और मैं उसको बड़ा मेरे पास थर्मल फ्लास्क होता था, तो थर्मल फ्लास्क लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली गाइस। तो थर्मल फ्लास्क में मैं उसके लिए वाटर फॉर द डे स्टोर करके रख देती थी। मेरे पास 1 लीटर का एक थर्मल फ्लास्क था, तो उसमें मैं अपना पानी सेफ स्टोर करके रखती थी। और मैं एक दूसरा थर्मल फ्लास्क रखी थी, तो उसमें मैं क्या करती थी, मतलब पहले से बॉईल करने के बाद वो वाटर को मैं ठंडा कर लेती थी उस ढक के, और उसके बाद उस पानी को मैं उस फ्लास्क में रख देती थी। तो जब भी मैं अपना बेबी का फॉर्मूला मिल्क प्रिपेयर करती थी तो मैं ठंडा और गर्म मिक्स करके अकॉर्डिंगली बना के मैं बेबी को दे देती थी, तो इससे मेरे को हेल्प होती थी। तो थर्मल फ्लास्क इज इम्पॉर्टेंट। और एक इलेक्ट्रिक केटल अगर आप चाहो तो आप ले सकते हो, नहीं तो आप ऐसे घर में कोई भी सॉसपैन में पानी बॉईल करके भी आप रख सकते हो, ईजी होता है। तो मैं थोड़ा सा वॉशरूम गई थी, तो मेरे बेबी यहाँ पे आके मेरी जगह जो है वो उसने हाईजैक कर लिया। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये अभी तक तो सो रहा था, अभी दूध पीने के लिए उठा और फिर अपना कपड़ा देखिए यहाँ पे गीला कर दिया। तो अगर आपके बेबी का ड्रेस जो है वो गंदा हो गया है समहाउ, तो आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। हाँ क्यों है जो तो आप देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि इस टाइप का अगर आप कपड़ा पहनाते हैं तो आपके लिए इजी होता है वो खोलना। तो मैं क्या करूंगी, इसको इस तरीके से स्प्रेड करके इजीली मैं खोल सकती हूँ। अगर आपके बेबी ने पॉटी कर दिया सपोज, तो फिर आप क्या करेंगे, उसको नीचे से आप खोल सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, और बेबी की बॉडी में पॉटी लगने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आप आराम से इसको खोल सकते हैं। तो इसको ले जाइए अभी आप चेंज करने के लिए। तो अगर आप बॉटल्स यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बॉटल क्लीन करने के लिए ब्रशेस की जरूरत होगी। तो ये एक ब्रश है जो बॉटल्स क्लीन करते हैं, और ये दूसरा जो ब्रश है इससे निपल क्लीन होता है। तो बहुत इजीली ये ऑनलाइन मिल जाता है, तो आप देख सकते हैं। तो आई थिंक ये एक हेल्पफुल प्रोडक्ट है। तो इसके अलावा जो आप अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो फिर आपको एक अच्छा नर्सिंग ब्रा पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि नर्सिंग ब्रा अगर आप पहन रहे हैं तो कहीं पर भी बेबी को फीड कराने के लिए आप इजीली उसको खोल के बेबी को दूध पिला के आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज वन प्रोडक्ट जो हेल्पफुल होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो है ब्रेस्ट पंप। मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैं जब इनिशियली मेरे पास बेबी नहीं था, बेबी NICU में था, तो तब मुझे ब्रेस्ट पंप के हेल्प से उसको दूध निकाल के देना पड़ता था। और ओवर टाइम जब बेबी मेरे पास आ भी गया, मैं उसे खुद से फीड करती थी, लेकिन क्योंकि मेरा C-सेक्शन हुआ था तो मुझे बहुत डिफिकल्टी होती थी घंटे घंटे बैठ के उसको ब्रेस्ट फीड कराने में। तो मैं ब्रेस्ट पंप यूज करती थी, जिससे मैं अपना ब्रेस्ट मिल्क निकालती थी। एवरी 2 आवर्स मैं अपने आप को टाइम देती थी 2 आवर्स का, तो 2 आवर्स के बाद मैं ब्रेस्ट पंप यूज करके मिल्क निकाल लेती थी। तो इससे मेरे को बहुत सारी चीज़ों में हेल्प हुई। एक है मेरी ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई बढ़ गया, और जनरली बोला जाता है कि बेबी खुद भी बहुत अच्छा ब्रेस्ट पंप की तरह ही काम करता है। जनरली वो लोग जितना ज़्यादा दूध निकालना होता है वो लोग निकाल लेते हैं, बट वो ओवर टाइम होता है। तो ब्रेस्ट पंप के थ्रू से भी आप अपना मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इस वजह से मैं ब्रेस्ट मिल्क ब्रेस्ट पंप के थ्रू से निकालती थी, और उसके बाद ऑब्वियसली फैमिली मेम्बर में से किसी का भी हेल्प ले लेती थी उसको फीड कराने के टाइम पे। जब भी उसको फीड कराना होता था तो तब तो बेसिकली बेबी को सिर्फ फीड करना वो सिर्फ मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता था, तो सब कोई मिल के हम लोग एक साथ उसको दूध पिलाते थे। जैसे मैं बोलती हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है ये इट्स लाइक अ टीम वर्क। तो अगर आप ब्रेस्ट मिल्क स्टोर करते हैं तो ऑब्वियसली आपको कुछ कंटेनर्स की जरूरत पड़ेगी जिसमें आप स्टोर करते हैं, या फिर पाउच बैग्स आते हैं जिसमें आप स्टोर कर सकते हैं ब्रेस्ट मिल्क। ऑल्सो आपके पास अगर बहुत सारे बॉटल्स है तो आप बॉटल्स में भी जितना बेबी दूध पीता है, जिसके बारे में अंदाजा आपको ओवर टाइम पता चल जाता है, तो उतना आप स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा मैं बोलूँगी कि बहुत सारे सॉफ्ट नैपकिन्स रखिए। बेबी के स्पिटअप्स निकलते हैं तो इसीलिए उसमें बहुत हेल्प होता है। तो कीप सम सॉफ्ट नैपकिन्स हैंडी, और बहुत सारे डिफरेंट बिब्स रखिए जो यहाँ पे लगाते हैं, ट्रायंगुलर साइज के कुछ आते हैं, तो वो रखिए क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल होता है। बेबी को फीड कराने के वक्त जनरली बेबी को आइडिया नहीं होता है कि कैसे दूध पीना होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि यहाँ से निकल जाता है दूध, तो अगर आप बीप बनाते हो तो उसका कपड़ा बहुत मतलब भीग जाने का चांसेस नहीं रहता है। तो एक
अच्छा इन्वेस्टमेंट है कि कुछ अच्छे बिब्स आप ज़रूर खरीद के रखें। अनदर थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके जो निपल्स है वो बहुत सोर हो जाते हैं। एटलीस्ट द फर्स्ट फ्यू वीक्स तो बहुत ज़्यादा सोर होते हैं, ओवर टाइम भी, तो उसकी केयर लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए कोई भी अच्छा लोशन जो सोर निपल्स के लिए हो वो आप ले सकते हैं अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो। और फिर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप अपने बेबी को फीड कराने जाए उसके पहले आप अपने निपल्स अच्छे से वॉश कर ले, उसके बाद ही बेबी को आप फीड कराने जाए। आई यूज टू डू दिस एज अ प्रैक्टिस, लाइक मैं लोशन लगाऊं नहीं लगाऊं, फिर भी बिफोर फीडिंग माई बेबी मैं हमेशा निपल्स क्लीन कर लेती थी, उसके बाद उसको फीड कराती थी। तो आप एक अच्छा लोशन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे एक स्मॉल छोटा सा स्पून आप रख सकते हैं अपने लिए, बेबी के लिए। तो ये कोई भी स्टील स्पून, या जैसे बेसिकली टी स्पून की तरह होता है छोटा सा, वैसे एक स्पून रख सकते हैं। तो स्टील की या सिल्वर की, जिससे भी आपको मन हो। तो और एक छोटा सा बोल भी रखिए, क्योंकि बेबी को मेडिसिन बहुत सारे हमें पिलाने होते हैं, जैसे कुछ पेट में दर्द हुआ या कोई भी दवाई, अगर बुखार का दवाई देना पड़ा तो जनरली हम लोग स्पून से देते हैं, क्योंकि ड्रॉपर से देना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि उसको चोकिंग हो सकती है। तो अच्छा एक स्पून और एक छोटा सा बोल आप ज़रूर बेबी के लिए अलग से रखिए, जो कि आप यूज़ करेंगे उसके लिए। दिस इज, अब मैं बात करूंगी एब्सोल्यूट नेसेसरी जो चीज़ें होते हैं मेरे ख्याल से, बट ये ऑब्वियसली पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो आप ऑब्वियसली जज कीजिए आपकी सिचुएशन में क्या इंपॉर्टेंट है, तो ही आप वो लीजिए। तो पहला चीज़ तो है रैटल। रैटल इज़ लाइक अ साउंड टाइप का, वो झुनझुनी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वो बहुत हेल्पफुल हुआ था मुझे और मेरी दीदी की बेटी को भी। वैसे हम लोगों को बहुत हेल्पफुल हुआ था कि कोई बेबी अगर बोर हो रहा हो तो कभी कभी आप उसको दिखा के खिला के यू कैन प्ले विद दैट, लाइक यू कैन शो दैट। तो वो है। और भी कुछ कलरफुल अगर आपके पास डिफरेंट वैरायटी के रैटल्स हो तो आप वो पिक कर सकते हैं। तो रैटल्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। अनदर थिंग जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है वो है बेबी स्ट्रोलर, जो हम लोग यूज़ करते हैं। एक बेबी, वैसे बेबी स्ट्रोलर डिफरेंट टाइप के होते हैं। न्यू बॉर्न्स के लिए एकदम डिफरेंट आता है, जिसमें वो जनरली स्लीपिंग पोजीशन में होते हैं। तो मैं कुछ फोटो डाल दूंगी ऊपर। तो जो स्ट्रोलर होते हैं वो बहुत हेल्पफुल इसलिए होते हैं क्योंकि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर फॉर अ वॉक इन द गार्डन और एनीवेयर, या फिर आप कोई मॉल्स में जा रहे हैं, तो आप वो स्ट्रोलर को अच्छे से पैक करा के लाइक यू कैन टेक। तो उस वजह से एक स्ट्रोलर रखना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमेशा बेबी को इस तरीके से कैरी करके हर जगह में जाना मुश्किल होता है। तो आई थिंक एक अच्छा स्ट्रोलर ले लेना इज़ अ गुड आइडिया। और ऑब्वियसली स्ट्रोलर्स देख के खरीदिए जो आपके लिए हैंडी हो, इजीली आप उसको बंद कर सके, खोल सके, अच्छे से गाड़ी के डिक्की में घुसा सके। तो उस तरीके से देख के आप स्ट्रोलर खरीदिए। अगर आपको चाहिए एक वीडियो अबाउट हाउ टू चूज अ गुड स्ट्रोलर, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी उसके बारे में। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि आप एक कार सीट ले सकते हैं। ऑब्वियसली ये यहाँ पे मैंडेटरी है, क्योंकि मैं अब्रॉड रहती हूँ तो यहाँ पे मैंडेटरी है, लेकिन इंडिया में इतना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं बेबी को कार सीट में रखना पसंद करूंगी क्योंकि वो बहुत सेफ रहेगा, तो आप बिल्कुल एक कार सीट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दिस इज योर चॉइस टोटली। वैसे और एक चीज़ है जो है स्लिंग बैग्स या बेबी कैरियर्स, जो है मैं फोटो डालती हूँ आपको दिखाने के लिए। तो बेसिकली क्या होता है कि ये आप लगा सकते हैं, एक सॉफ्ट सा स्लिंग बैग आप चूज कर सकते हैं, जिसमें आप बेबी को अंदर भर के आप अच्छे से लेके आप अच्छे से घूम सकते हैं। तो इसके लिए बेबी को कैरी करना इजी होता है। वैसे इससे बेबी को बहुत कंफर्ट भी मिलता है, क्योंकि वो मम्मी के क्लोज रहता है। मोर देन द स्ट्रोलर द बेबी प्रेफर्स द स्लिंग बैग्स। बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट नहीं था, क्योंकि मैंने इनिशियली ख़रीदा था ये, लेकिन कुछ टाइम के बाद मुझे शोल्डर में पेन होने लगे थे, क्योंकि आफ्टर कैरिंग शॉय फॉर अ फ्यू लाइक मिनट्स, लाइक सपोज लाइक 15-20 मिनट्स हो गया, तो उसके बाद मुझे बहुत शोल्डर में पेन होता था। तो इस वजह से मैं ज़्यादा देर वो स्लिंग बैग कैरी नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरा बॉडी भी फुल्ली फिट नहीं था, क्योंकि मेरी भी तो एक सी सेक्शन हुई थी। तो माई बॉडी वॉज नॉट कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग एंड फुल्ली फिट कि मैं कुछ भी ऐसे कैरी करके ले जा सकूँ। तो मेरे लिए भी इट वॉज डिफिकल्ट। तो इसीलिए ओवर टाइम मैंने स्लिंग बैग यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दिया था। तो स्ट्रोलर मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। तो आई विल स्टिल रिकमेंड strollers rather than sling bags, but obviously this is upon choice. अब मैं बात करूंगी मेडिसिन के बारे में। तो जनरली जो मेडिसिन मैं यूज़ करती थी, ऑब्वियसली मैं उसके बारे में आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन आप ये मेडिसिन देने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देती हूँ। प्लीज़ अपने पेडिट्रिशियन से पूछ के ये सब मेडिसिन दीजिए, क्योंकि टू ईच हिज ओन। मेरे लिए जो वर्क किया है ये नेसेसरी नहीं है कि आपके लिए भी ये वर्क करेगा। तो आप प्लीज़ डॉक्टर से पूछ के उसके बाद ही ये सब कुछ
लाइक यूज़ कीजिए। तो एक है कॉलिक एड जो मैं बहुत देती थी। कॉलिक एड बेसिकली हेल्प करता है बेबी को, जो पेट स्टमक होता है, स्टमक में पेन होता है, तो बेबी जब दूध पीता है तो क्या होता है, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा हवा खा लेता है, उसको नहीं पता होता है कि इससे फूड खाने कैसे है विदाउट हैविंग द एयर आउटसाइड। तो बॉटल से अगर पीता है तो ज़्यादा होता है, और अगर ब्रेस्ट फीडिंग होता है तब भी वो थोड़ा सा हवा ले लेता है, लेकिन बॉटल से ज़्यादा होता है, बॉटल फीडिंग से बेबी ज़्यादा एयर ले लेता है। तब मैं कॉलिक एड यूज़ करती थी। तो जब ऐसे बहुत पेन हो रहा है, बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा है, अनमैनेजेबल क्राइंग, तब मैं थोड़ा सा वो कॉलिक एड देती थी। उसके बाद जो मेरा डॉक्टर का इंस्ट्रक्शन है उस तरफ से मैं देती थी। उसके बाद वो थोड़े देर में लाइक इट वर्क लाइक मैजिक, लाइक इन लाइक अ फ्यू सेकेंड्स वो ठीक हो जाता था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, कोई भी कैल्पोल या जैसे मैं P120 या फिर मुझे याद है सुमोल ड्रॉप्स बोल के कुछ है, बेबी को जनरली ड्रॉप्स दिया जाता है इन द वेरी बिगिनिंग। तो ड्रॉप्स वाले जो मेडिसिन है तो वो एक घर में हमेशा हैंडी रखती थी, क्योंकि बेबी को कभी भी बुखार आ सकता है, तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू बी रेडी बिफोर हैंड। तीसरी चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मोमीटर। वो बिल्कुल रखिए अपने घर में, क्योंकि थर्मोमीटर कभी भी बेबी को टेम्परेचर आए तो आप देख सकते हो कि क्या उसका टेम्परेचर है, उसको बुखार है कि नहीं, तो इसलिए एक थर्मोमीटर बेबी के लिए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनदर थिंग जो मैं बहुत यूज़ कर रही थी वो है ये नासोक्लियर या नेजल स्प्रे, सलाइन नेजल स्प्रे। ये डॉक्टर ने मुझे बोला था कि दिन में 20 बार भी मैं यूज़ करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कभी कभी बेबी का नोज़ ब्लॉक्ड होता था, तो बिफोर फीडिंग मैं ये उसको एक एक ड्रॉप 2 नाक में देके उसके बाद मैं फीडिंग करना शुरू करती थी। तो फिर बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करने में या बॉटल फीडिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होती थी अगर उसको जुकाम है तो। और ये है कुछ नेसिवियन मिनी। तो बेसिकली नेसिवियन मिनी मैं तब यूज़ करती थी, ऑब्वियसली दिन में 1 बार या 2 बार आप यूज़ कर सकते हो, आई थिंक 2 टाइम्स या, तो वो आप यूज़ कर सकते हो अगर उसका नोज ब्लॉक्ड है। तो ये मैं हमेशा हैंडी एक रखती थी नेसिवियन मिनी। इसके साथ मैं बोलना चाहूँगी एक और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि अपने अपने चॉइस के ऊपर है। अगर आप एक बेबी कॉट रखना चाहे घर में, या बेबी क्रिब रखना चाहते हैं, या फिर आप एक बेबी रॉकर रखना चाहते हैं घर पे, तो वो आप रख सकते हैं। तो दिस इज अपॉन योर विश। आप बेबी को कैसे सुलाना चाहते हैं, अपने पास सुलाना चाहते हैं कि वहाँ पे क्रिब में सुलाना चाहते हैं। वैसे मैंने एक बेडिंग टाइप का लिया था जिसमें वो सोता था और उसके ऊपर वो मस्क्यूटो नेट भी होते थे, तो वो आप पुल कर सकते हो इजीली। तो वो मुझे हॉस्पिटल से फ्री में मिला था, तो वो बेसिकली मैंने यूज़ किया। तो अगर आपको कॉट यूज़ करना है या कुछ भी यूज़ करना, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। और कुछ लोग मैंने देखा है कि बेबी मॉनिटर्स रखते हैं। तो बेसिकली एक कैमरा होता है जो आप बेबी यहाँ सो रहा है वहाँ पे आप लगा के रखो, और फिर आपके पास एक मॉनिटर होता है। वो मॉनिटर आप लेके घर में कोई भी काम कर रहे हो, या फिर अगर आप बहुत बड़े घर में रहते हो तो दूसरे इस कमरे से उस कमरे में जा रहे हो, तो वो अगर मॉनिटर आपके पास रहेगा तो आप कभी भी चेक कर सकते हो कि बेबी क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है। जनरली न्यूबॉर्न बहुत ज़्यादा इधर उधर तो नहीं जा सकते, तो उसको ट्रैक करना इजी होता है। तो अगर आपको लगे कि ये इम्पॉर्टेंट है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि मैंने कभी ये खरीदा नहीं, क्योंकि मोस्टली मैं बेबी के पास ही रहती थी, तो मुझे ये ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और एक चीज़ जो मैं बहुत यूज़ करती थी जनरली, ये ग्लोब तो ये बेसिकली डिम लाइट है, इसमें एक्चुअली लाइट्स जलता है। तो आपके घर में अगर कोई भी छोटा से छोटा लाइट हो तो उसको आप इस काम के लिए रख सकते हैं। जनरली मैं ये यूज़ करती थी जब उसकी डायपर चेंजेस के टाइम होते थे रात को, तो तब उसकी नींद ना खुल जाए इसलिए मैं बहुत लो लाइट का यूज़ करती थी। तो मैं ये यूज़ करती थी, मेरे पास ये ग्लोब था पहले से, तो इसको साइड में आस्ते से रख के मैं उसका हल्का से डायपर चेंज करती थी रात को, ताकि उसकी नींद भी खराब ना हो और हम सबको भी वो सोने दे। तो एक डिम लाइट ज़रूर लेके रखिए, तो वो आपको हेल्प करेगी रात में डायपर चेंज के टाइम। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो एंड करती हूँ। प्लीज़ मुझे बताइएगा अगर ये आपको हेल्पफुल हुआ, और अगर मैं कोई पॉइंट्स मिस कर गई हूँ तो बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो फिर मैं भी वो सब पॉइंट्स नोट करूँगी, या फिर जो भी न्यू मॉम्स है वो लोग इसको एज अ हेल्प ले सकते हैं। और बिल्कुल मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि मैं और वीडियोस जब मैं बनाऊंगी वो आपके पास बहुत इजीली पहुंच पाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।